नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा IAS अकेडमी में। आज का डेट है 5 अप्रैल एंड डेली के न्यूज़ एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहले हम लोग न्यूज़ देखेंगे। यहाँ पे हम लोग इंडियन एक्सप्रेस से न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट के बारे में। इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट अनडाउटेडली ये एक ऐसा डिफेंस सेक्टर है जहाँ पर इंडिया सेल्फ रिलायंट होना चाहती है एंड इसीलिए इफ़ यूल सी देन इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। इनफैक्ट बोला जा रहा है दैट इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट हैज़ रीच्ड एन ऑल टाइम हाई, बहुत ही ज़्यादा ऊपर पहुंच गया है। इनफैक्ट इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट हैज सोअर्ड टू अ रिकॉर्ड हाई, बोला जा रहा है 21,000 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2023-2024, जिसके तहत मार्क किया एक रिमार्केबल ग्रोथ ऑफ 31 टाइम्स ओवर द पास्ट डिकेड्स एंड 32.5% इंक्रीज लास्ट फिजल ईयर से। कैन यू इमेजिन दिस? ये बहुत परसेंट ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब क्या? ये क्लियरली दिख रहा है दैट दुनिया जो है इंडिया के डिफेंस प्रोडक्ट्स को बहुत ही डिमांड कर रही है। इससे पहले दुनिया किसके डिफेंस प्रोडक्ट के ऊपर रिलाई करती थी? या तो यूएसए, या तो रशिया, या फिर चाइना। अब उनके एक्सपेंसिव है बट इंडिया के जो है बहुत अच्छे क्वालिटीज़ के और बेटर और सस्ते दामों में मिल रहा है, तो ऑफकोर्स दे विल प्रेफर इंडिया वाला प्रोडक्ट। ठीक है, तो की अचीवमेंट्स अगर देख लीजिएगा, यस, इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट हैज़ हिट अ रिकॉर्ड हाई ऑफ इतना करोड़ रुपीस इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2023-2024, जिसके तहत एक डिस्प्ले किया गया सब्सटैंशियल ग्रोथ। इनफैक्ट बोला गया ओवर द पास्ट डिकेड, दैट इज लास्ट 10 सालों में डिफेंस एक्सपोर्ट सेक्टर ग्रो किया रिमार्केबली, है ना। इट हैज़ बीन एक्सपैंडेड 31 टाइम्स कंपेयर टू दिस 2013-2014 वाला फाइनेंशियल ईयर। इनफैक्ट एक्सपोर्ट ऑथराइजेशंस जो है वो इंक्रीज हुआ है टू इतना इन दिस फाइनेंशियल ईयर। एक्सपोर्ट ऑथराइजेशन मतलब क्या हुआ? देखो, इसका मतलब हुआ दैट दुनिया में राइज हो रहा है डिमांड फॉर इंडिया का डिफेंस प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी। यही नहीं, अगर प्राइवेट सेक्टर भी देख लीजिएगा तो प्राइवेट सेक्टर भी इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा आ रही है। इनफैक्ट बोला जा रहा है प्राइवेट सेक्टर ही सिर्फ अकाउंट पर कर रही है 60% ऑफ द डिफेंस एक्सपोर्ट, है ना। सो देखो, देख लो क्या ओवरऑल एक्सपेंशन कितना ज़्यादा हो रहा है ना। सवाल होता है दैट ये हम लोग जो बात कर रहे हैं डिफेंस एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इससे इंडिया को हेल्प क्या मिलेगा भाई? चलो देखते हैं एक एक करके। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ एस्पेक्ट अगर देख लीजिएगा तो यस, अनडाउटेडली दैट ये तो हमारा इकोनॉमी को बूस्ट करेगा ही, क्योंकि रेवेन्यू आएंगी डिफेंस सेक्टर में, तो रेवेन्यू डिफेंस सेक्टर में जॉब क्रिएशन होगा, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज इन्हांस होगी। यही नहीं, ये रिड्यूस करेगा इंडिया का इंपोर्ट डिपेंडेंस। दैट इज इंडिया एलोकेट करता है अराउंड 1.8% ऑफ द GDP टुवर्ड्स इट्स डिफेंस स्पेंडिंग, तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें रिड्यूस होंगी। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अगर देख लीजिएगा बहुत ही ज़्यादा होने वाला है, दैट इज अनडाउटेडली, क्योंकि ये पूरा डिफेंस सेक्टर में इनोवेशन। डिफेंस सेक्टर में इनोवेशन मतलब क्या? टेक्निकली आप टेक्नोलॉजी, डिफेंस में अभी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंक्लूडेड है, राइट। तो इनडायरेक्टली आप इनोवेशंस ला रहे हो, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ कर रहे हो डिफेंस सेक्टर में। इससे डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी इनहांस होती है। क्यों? क्योंकि दूसरे देश हमारे साथ डिफेंस का पार्टनरशिप करेंगे, तो इससे इनडायरेक्टली स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी बढ़ती है। ग्लोबल इन्फ्लुएंस अगर देख लीजिएगा, यस, इंडिया का जो स्टैचर है ग्लोबल अरीना में डिफेंस एज अ रिलायबल डिफेंस पार्टनर, वो भी इंक्रीज हो रहा है। और इंडिया हैज बीन सक्सेसफुली इन एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स जैसे पर्सनल प्रोटेक्टिव आइटम्स देख लो, ऑफशोर पेट्रोल वेसल, एवियोनिक्स, है ना। और कौन कौन कंट्रीज को? मालदीव से लेकर श्रीलंका, रशिया, फ्रांस, नेपाल, मॉरिशस, श्रीलंका, इजिप्ट, UAE, चिले, इन सब रीजन्स में हमारी ग्लोबली इन्फ्लुएंस देखने को मिल रही है। सेल्फ रिलायंस, यस, अनडाउटेडली दैट, क्योंकि इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी रिड्यूस हो रही है ना, तो इनडायरेक्टली हम लोग क्या बोल सकते हैं दैट हम तो हमारी घर में ही प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, दैट इज इंडिजिनस प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। इससे हम लोग क्या आत्मनिर्भर बन रहे हैं डिफेंस कैपेबिलिटीज़ पर। मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन बोला जा रहा है, इससे सपोर्ट किया जा रहा है मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्म फोर्स बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू एडवांस टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट्स। बैलेंस ऑफ ट्रेड बोला जा रहा है, इट कंट्रीब्यूट्स टू अ पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड, जिससे हेल्प किया जा रहा है टू ऑफसेट द कॉस्ट ऑफ डिफेंस प्रोक्योरमेंट एंड इम्पोर्ट्स। और इंटीग्रेट किया जा रहा है विद द ग्लोबल डिफेंस वैल्यू चेन। दैट इज, अगर हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट बड़े बड़े कंट्री, जैसे आप देख लो इटली के ऊपर, राइट, तो ये बहुत बड़ा कंट्री है, राइट, मतलब स्ट्रक्चर दुनिया में बड़ा है ऑफ कोर्स। तो ये कहीं ना कहीं डिफेंस वैल्यू चेन में इंडिया
भी इंक्लूडेड हो रहा है दुनिया इंटरनेशनल लेवल में, राइट ना। सवाल होता है कुछ कुछ एस्पेक्ट्स है जहाँ पर इंडिया के डिफेंस सेक्टर में कुछ कुछ कमियां हैं, जैसे उनको भी बात कर लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही है टू कन्वर्ट इंटरेस्ट इनटू बिजनेस डील विद कंट्रीज जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया। क्योंकि अब देखिए इंडोनेशिया, मलेशिया ना, इन लोगों ने एक हिंट ज़रूर दिया था दैट दे वांट टू परचेज ब्रह्मोस आकाश मिसाइल, और इसमें अगर हम लोग बेचना स्टार्ट कर दे बहुत पैसे मिलेंगे, राइट। तो कहीं ना कहीं इनके साथ डील हम लोग को सिक्योर करना है। सिक्योरिंग ए सिग्निफिकेंट नवल डिफेंस ऑर्डर फ्रॉम कंट्रीज जैसे ओमन, म्यांमार, मॉरिशस, वियतनाम, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए। इंडिया का जो डिफेंस प्रोडक्ट्स है उसको परसीव पता है कैसे किया जाता है बहुत समय, दैट एज अ लोअर क्वालिटी, हाइयर कॉस्ट, है ना। एज कम और कंपेयर किसके थ्रू किया जाता है, यूएस, रशिया, इजराइल। अब आप खुद सोचो, डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जब कोई अगर दूसरा देश आपके देश के ऊपर हमला कर दे, है ना, तो ऑफ कोर्स आपको डिफेंस प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर आपको पता चले दैट एक कोई देश का डिफेंस प्रोडक्ट का क्वालिटी बहुत गंदा है, तो आप क्या कम पैसे भी क्यों ना मिले आप नहीं खरीदोगे, राइट। तो ये परसेप्शन कहीं ना कहीं चेंज करवाना है इंडिया को दुनिया भर में, राइट। इंडिया का डिफेंस प्रोडक्ट्स आर लिमिटेड टू अ फ्यू कंट्रीज, है ना, तो ये प्रोडक्ट्स को भी डाइवर्सिफाई करना है। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल, रेड टेप कहीं ना कहीं डिफेंस एक्सपोर्ट प्रोसेस को बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग और कम्बरसम बना देता है, और इंडिया भी कहीं ना कहीं लैग कर रही है ऑन क्लियर डिफेंस एक्सपोर्ट पॉलिसीज, जिसके कारण कन्फ्यूजन और अनसर्टेनिटीज तो है ही। बट डिस्पाइट इतना ज़्यादा एफर्ट लगाया जा रहा है इंडियनाइजेशन के लिए, इंडिया इज स्टिल हेवीली रिलाइज ऑन द इम्पोर्टेड इक्विपमेंट्स। अभी भी इंडिया का जो रिलायंस है ऑन इम्पोर्टेड इक्विपमेंट्स वो बहुत ज़्यादा है वो दिन। बट एक चीज़ गारंटी है दोस्तों, ये जो क्लाइमेट चेंज हो रही है, दैट इज़ क्लाइमेट इन द सेंस दैट इन डिफेंस प्रोडक्शन में का जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है देश में, इससे क्लियरली एक तो संदेश ज़रूर जा रहा है दैट आने वाले समय में इंडिया इज़ गोइंग टू लीड दिस, राइट, एंड इंडिया इज़ गोइंग टू बिकम सेल्फ रिलायंट ऑन दिस। नो, सवाल होता है इंडिया को अगर बूस्ट करना है डिफेंस एक्सपोर्ट को, तो इंडिया को फोकस क्या क्या करना चाहिए, तो इन एस्पेक्ट्स को फोकस करना चाहिए। दैट इज़ पहले बात तो हम लोग को एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, डेडिकेटेड एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करना पड़ेगा, है ना, जिसमें हम लोग को प्रॉपर ट्रेनिंग, मार्केटिंग इंटेलिजेंस, हैंड होल्डिंग देना पड़ेगा डिफेंस एक्सपोर्टर्स को, राइट। तो इससे डिफेंस सेक्टर में प्रमोशन जरूर आएगा। ट्रेड सपोर्ट, दैट इज प्रोवाइडिंग डेडिकेटेड सपोर्ट फ्रॉम रेगुलेटरी एजेंसीज। जी हाँ, हम लोग को रेगुलेटरी एजेंसीज के थ्रू डेडिकेटेड सपोर्ट देना पड़ेगा, जिससे स्ट्रीमलाइन किया जा सके डिफेंस एस्पेक्ट्स के ओवरऑल प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट कंप्लायंसेस को। R&D इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें फोकस करना पड़ेगा, दैट इज़ हमें कहीं ना कहीं जॉइंट और को डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी पड़ेंगी वेरियस कंट्रीज़ के साथ और वेरियस बड़े बड़े कंपनीज़ के साथ, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बिम्स्टेक चार्टर के बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। और बिम्स्टेक, यस, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट अनडाउटेडली। ऑल इंडिया रेडियो में ही न्यूज़ था, और न्यूज़ का टॉपिक मेनली था दैट नेपाल का लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इंडोर्स करता है बिम्स्टेक चार्टर, और इन्होंने रिसेंटली इंडोर्स किया। तो बिम्स्टेक चार्टर, इसका एम क्या है? इसका एम है टू इन्हांस कोलाबोरेशन एमंग द मेंबर कंट्रीज, और वो मेंबर कंट्रीज कौन है? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। बिम्स्टेक को एस्टैब्लिश किया गया था 1997 में, और इट सीक्स टू फॉस्टर कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इन द रीजन। इनफैक्ट अगर बिम्स्टेक चार्टर की बात करें तो ये एक फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट है जो कि आउटलाइन करती है वेरियस प्रिंसिपल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड फ्रेमवर्क्स, जिसके थ्रू मेंबर स्टेट्स के बीच में ही कोऑपरेशन किया जा सके, है ना। और कोऑपरेशन भी क्या? ऑफ among what is this country I'm talking about? Yes, BIMSTEC countries. That is Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation. राइट, ये कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश करती है एक लीगल बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और डिफाइन करती है उसकी स्ट्रक्चर को, उसकी फंक्शनिंग को और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को। देखो, कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन हो ना, तो अनडाउटेडली उसका प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बना हुआ रहना चाहिए, जिससे क्या उस ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शनिंग को प्रॉपर हम लोग कर सके, राइट। तो उसी के लिए ये बिम्स्टेक चार्टर भी है, क्योंकि ये चार्टर का एम है दैट रीजनल कॉपरेशन को बिल्कुल प्रोमोट किया जा सके अमंग द बिम्स्टेक मेंबर कंट्रीज, जिसमें कौन कौन है? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। और की एरियाज ऑफ कॉपरेशन जो कि चार्टर में क्लियरली मेंशन है, वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो है ही, बट साथ ही साथ ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, कनेक्टिविटी और पीपल टू पीपल एक्सचेंज भी इसमें आता है,
राइट। और ये जो बिमस्टॉक चार्टर है इसका इंडोर्समेंट और रेटिफिकेशन किया गया है बाय मेंबर स्टेट्स और दीज आर वेरी मच एसेंशियल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन एंड इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। हम लोग बात करेंगे एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन के बारे में जो कि द हिंदी में न्यूज़ में था। एंड इंडिया ने लॉन्च किया एक एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन, और वो किसके लिए? इनटू द इम्पोर्ट ऑफ केमिकल्स जिसको यूज़ किया जाता है इन रबर इंडस्ट्री। और ये इंपोर्ट कहाँ से किया जा रहा है ये केमिकल? चाइना एंड जापान से। तो सवाल होता है, पहली बात तो हम लोग समझते हैं दैट डंपिंग होता क्या है। ठीक है, देखो डंपिंग मतलब क्या है, दैट कभी भी अगर कोई से फॉर एग्जांपल यहाँ पे चाइना, राइट, चाइना अगर ये केमिकल इंडिया में डंप करना चाहती है, इसका मतलब क्या पता है? चाइना में शायद ये केमिकल 100 रुपये में बिक रहा होगा, समझ रहे हो? अब चाइना की गवर्नमेंट क्या होती है, उनके एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी दे रही है, तो ये केमिकल का दाम कितना हो गया? 50 रुपया, और ये लोग इंडिया में 50 रुपया में डंप कर दे रहे हैं। बट हमारे लोकल जो ये केमिकल बिक रहा है वो कितना में बिक रहा है? शायद 90 रुपीज़ में बिक रहा है। ठीक है, तो अब देखो 90 रुपीज़ में हमारे घर वाले जो कंपनीज बेच रही हैं, बट ये जो है ना, ये क्या कर रहा है, बाहर से जो आ रहा है ये और भी सस्ता आ रहा है। इसी को कहते हैं डंपिंग। समझ रहे हो बात? वही चीज़ अंग्रेजी में लिखा हुआ है, अगर आपको पढ़ना है तो गो थ्रू इट। बट हम समझते हैं एंटी डंपिंग मतलब क्या होता है। एंटी डंपिंग मतलब, अगर सोचो ये जो 100 रुपये का सामान है चाइना में, वो जो 50 रुपीज़ में जो हमारे इंडिया में ये बेच रहा है, राइट, अब अगर इसको कॉम्पिटिटिव, हमारे लोकल प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटिव बनाना है, गवर्नमेंट क्या करती है, इस 50 रुपीज़ में और भी 40 रुपीज़ टैक्स ऐड कर देगी। तो इसका क्या हो गया? 90 रुपीज़ हो गया ना, या फिर 91 ना, या फिर 92। तो अभी क्या हो जाएगा, हमारा जो लोकल वाला प्रोडक्ट है वो सस्ता लगने लग जाएगा, समझ लो। और इसी टाइप के ड्यूटीज़ को हम लोग बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटीज़, जो कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है। बट मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू दिखाना चाहता हूँ। जैसे देखो, अब यही वही है दैट डोमेस्टिक गवर्नमेंट, जैसे इंडिया की गवर्नमेंट ने इम्पोज किया टैक्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स, जो क्या केमिकल है, विच इज ब्रॉट डाउन बाय चाइना एंड जापान, राइट, एंड दे आर सोल्ड बिलो देयर मार्केट प्राइस। अब क्या होता है, दैट एग्जाम्पल भी लिया गया है दैट कंट्री ए मैन्युफैक्चर कर रहा है टॉय कार को, जो क्या $75 में है। कंट्री बी एक्सपोर्ट कर रहा है सेम टॉय कंट्री ए को $50 में। अब गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट क्या करेगी? $25 को टैक्स लगा देगी। तो क्या हो गया? 25 + 50 कितना हो गया? 75। तो हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं इनको फ़ायदा हो जाएगा, मतलब इनको टेंशन नहीं लेने का ज़रूरत है दैट इनका चीज़ें नहीं बिकेगा, ऐसा कुछ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़, ये हम लोग यहाँ पे हम लोग बात करेंगे शैलो फेक्स के बारे में। दोस्तों आपको याद होना चाहिए हम लोगों ने डीप फेक्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है। एक बार एक रश्मिका मंदाना का एक वीडियो आया था, बहुत वायरल हो गया था, याद आ रहा है? तो वो क्या था? डीप फेक। अब शैलो फेक भी न्यूज़ में है अभी। क्यों? क्योंकि अभी इलेक्शंस आ रही है और इलेक्शंस में इन शैलो फेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये डीप फेक के तरह ही ऐसा ही टेक्नोलॉजी है जिसमें इमेज या फिर वीडियो या फिर वॉइस क्लिप को मैनिपुलेट किया जाता है एआई टेक्नोलॉजी के साथ। बट डीप फेक से ये थोड़ा डिफरेंस है, दैट इज अनलाइक डीप फेक्स, शैलो फेक्स रिलाइज ऑन ट्रेडिशनल एडिटिंग टूल्स जिससे व्यूअर्स को डिसीव किया जा सके, है ना। और डीप फेक्स में क्या है? प्योर एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ ये जो शैलो फेक्स है, दे आर इंक्रीजिंगली यूज्ड इन पॉलिटिकल कंटेक्स्ट, पर्टिकुलरली इलेक्शंस के समय मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाने के लिए। और बिल्कुल एक पता है बहुत ही ब्लर्ड लाइन है बिटवीन शैलो फेक्स एंड डीप फेक्स, क्योंकि एडिटिंग टूल ही सिर्फ इस्तेमाल किया जाए। जैसे डीप फेक्स में प्रॉपर एआई टूल्स ऑटोमेटिकली कर लेगा, अब सिर्फ इसमें शैलो फेक्स में क्या हो जाएगा? एडिटिंग टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बस इतना ही डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्राम 2023 के बारे में। क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्राम न्यूज़ में था। यह एक इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का प्राइमरी इनिशिएटिव है जिसका एम क्या है? एम है टू एक्सेलरेट द ग्लोबल प्रोग्रेस टुवर्ड्स नेट ज़ीरो सिस्टम। तो ये जो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्राम CETP, ये एक एनुअल रिपोर्ट है, दैट इज CETP एनुअल रिपोर्ट, जो कि आउटलाइन करती है प्रोग्राम अचीवमेंट इन द पास्ट ईयर। और इसका एम्फेसाइज यही है दैट इमर्ज किया जा सके, मतलब फोकस किया जा सके इमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ को। इसका हाईलाइट अगर देख लीजिएगा उसमें क्या बोला गया, इसमें नए फ्यूल स्टैंडर्ड्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे फॉर ट्रक्स इन इंडोनेशिया एज वेल एज एनर्जी ट्रांसपोजिशन प्लान इन युगांडा, और साथ ही साथ रेगुलेशन किया जाएगा फॉर स्पॉट इलेक्ट्रिसिटी मार्केट इन चाइना, ऑल अलाइंग विद इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का रिकमेंडेशन।
इनफैक्ट इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया दैट एक सिग्निफिकेंट पब्लिकेशंस जैसे द लैटिन अमेरिका एनर्जी आउटलुक एंड द वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक स्पेशल रिपोर्ट है ना, उनका भी यूनिवर्सल एक्सेस है ऑन क्लीन कुकिंग इन अफ्रीका। एडिशनली ये जो है सपोर्ट कर रही है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का वर्क ऑन एनर्जी एफिशिएंसी, क्रिटिकल मिनरल, एनर्जी एम्प्लॉयमेंट, वैसे ही एनर्जी क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग, जिससे पॉलिसी मेकर्स और भी ज़्यादा मतलब उनके पास प्रॉपर डेटा रहे, जिससे फ्यूचर में अगर इन सेक्टर्स में उनको कोई पॉलिसीज़ बनाना पड़े वो और भी ज़्यादा स्ट्रेंथेंड पॉलिसीज़ के रूप में वो लोग ला सके। राइट नाउ ये प्रोग्राम जो है ये प्ले करता है एक बहुत ही क्रूशल रोल ग्लोबल एनर्जी डायलॉग में एंड एंगेजमेंट में, एंड इट इंक्लूड्स G20, G7, आशियान एज वेल एज वेरियस अदर एस्पेक्ट्स, है ना। इनफैक्ट यहाँ पे बोला गया है दैट इसको सपोर्ट किया जा रहा है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का एम्बिशियस एक्शन प्लान, जिसका एम है दैट आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सके, और ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रोका जा सके। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल जहाँ पे आर्टिफिशियल सन के बारे में बात करेंगे। अब यह क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि साउथ कोरिया के जो साइंटिस्ट है उन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल कर लिया न्यूक्लियर फ्यूजन में, क्योंकि सन के कोर में जितना टेम्परेचर है ना उससे भी 7 गुना ज़्यादा टेम्परेचर अर्थ में जनरेट किया गया है ऑफ 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। ये फीट कंडक्ट किया गया है यूजिंग कोरियन सुपर कंडक्टिंग तोकामाक एडवांस्ड रिसर्च डिवाइस के द्वारा, और इसका एम है टू रेप्लिकेट द फ्यूजन रिएक्शन जो क्या पावर करती है स्टार को टू अनलॉक क्लीन एंड लिमिटलेस एनर्जी। अनडाउटेडली इससे मुझे लगता है दैट और भी बहुत एस्पेक्ट डिकोड होगा, जैसे सन के बारे में हम लोग बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे अर्थ के भीतर में क्या है उनके बारे में हम लोग बहुत कुछ जान सकते हैं, क्योंकि अगर सोचो इस रिएक्टर में इस डिवाइस में अगर इतना टेम्परेचर जनरेट हुआ उसके बाद भी अगर डिवाइस पिघला नहीं तो सोचो, राइट। ऑफ कोर्स सो वही बोला गया द एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स फ्यूजन एटम्स टू रिलीज मैसिव एनर्जी विदाउट कार्बन एमिशन, और ये क्रूशल है क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए। ये जो डिवाइस है कोरिया में, राइट, सो इट सस्टेन्ड दीज हाई टेम्परेचर फॉर 48 सेकेंड। ये जो बोला गया ना 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, ये 48 सेकेंड तक रहा था, और प्रीवियस रिकॉर्ड क्या था 30 सेकेंड का, है ना। और इसको अचीव करने के लिए साइंटिस्ट ने यूज़ किया था टंगस्टन इंस्टेड ऑफ कार्बन इन द रिएक्टर्स डाइवर्टर्स, जिससे एक्सट्रैक्ट किया जा सके इम्प्योरिटीज़ और हीट को। In fact, their goal is to sustain these temperature for at least 300 seconds by the year 2026. तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, बट बाय द वे फॉर द टाइम बिंग दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी सेशन। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।